हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज की खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि खबर है क्या। कह रहे प्रस्तावना के शब्द सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये खबर सुन ही ली होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक का पूर्ण एनालिसिस करना बहुत आवश्यक है, ख़ास तौर से जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जब आप प्रीलिम्स और मेंस में कहीं पर भी चूक नहीं करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, और इसकी टॉपिक की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ले चलता हूं कि वो प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे गए। आइए ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं पहले, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, इस प्रश्न को देखिए, और आपको इसमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था, जो किससे संबंधित है, प्रीएम्बल से ही संबंधित है, प्रस्तावना से, ठीक है, जो किससे संबंधित है, प्रस्तावना से संबंधित है। इसके बाद अगर आप दूसरा देखें, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है, उद्देशिका से संबंधित है। 2017 में संविधान निर्माताओं के मत कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं से संबंधित ये क्वेश्चन है, और ये भी उद्देशिका से रिलेटेड है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से संविष्ट नहीं है। 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इसी के आधार पर, और 2016 के मुख्य परीक्षा में देखिए, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण की चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार वर्षों में और भी पूछे गए हैं। लगातार वर्षों में आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आते रहे हैं। सो दैट इज़ वाई कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी नीडेड कि अगर आप सीरियसली इसको यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप इस सेशन को अंत तक ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से समझें। हम सोशलिस्ट और सेक्युलर की थोड़ी सी व्याख्या भी समझेंगे। प्रीएम्बल से संबंधित जो केसेस हैं उन केसेस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट कब, क्यों और कैसे हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि हालिया खबर क्या है इससे संबंधित। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में 2 शब्द हैं जो कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है, जिसको हम लोग समाजवाद, उसमें शब्द समाजवादी लिखा है, और सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, कहीं कहीं इसको धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया। A bench of Chief Justice of India, Sanjeev Khanna and Justice P.V. Sanjay Kumar rejected the argument about the preamble of the Constitution having a cut-off date. So it is another important aspect. What is cut-off date और क्यों इसके ऊपर चर्चा की गई और इन सब चीज़ों के क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अन्य जो न्यायाधीश हैं उन्होंने क्या कह करके इस पर्टिकुलर शब्द को रिमूव किए जाने के लिए जो याचिका प्रस्तुत की गई थी उसको खारिज किया है। वो तर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तर्कों में इससे रिलेटेड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस मुद्दे हैं, उन प्रीवियस मुद्दों को भी कोट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि आप जब पेपर देने जाएं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। द हिंदू में इसी तरीके की न्यूज़ कवर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन बेंच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को जो इंक्लूड किया गया उसको चैलेंज किया गया था into the preamble of the constitution in 1976 with retrospective application। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि भाई ये जो चैलेंजेस किए गए थे, इन चैलेंजेस को रिजेक्ट कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आइए जरा सिरे से इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं और ध्यान देते हैं कि आखिर क्या था मुद्दा। अगर हम मुद्दे पे ध्यान दें तो सबसे पहले याचिकाकर्ताओं की बात कर लेते हैं। आइए कि माफ कीजिएगा, कौन कौन सी याचिकाकर्ता हैं और उन लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं। उन याचिकाकर्ताओं में नाम है यहाँ पर देखिए, एक नाम है बलराम सिंह का,
दूसरे याचिकाकर्ता आप समझ सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं और इन्हीं याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील हैं जिनका नाम है विष्णु शंकर जैन। तो आप लोगों ने क्या जो है बातें रखी सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी क्या काट प्रस्तुत करी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, इसके ऊपर हमें समझना है। जैसे सबसे पहले वकील विष्णु शंकर जैन जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, विष्णु शंकर जैन जो हैं उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम भी होगा कि आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39B जो है, उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने जो है फैसला सुनाया था। उनमें जो 9 न्यायाधीशों की पीठ का जो फैसला आया था, तब सीजीआई उस समय सीजीआई जो है जस्टिस खन्ना नहीं थे, ठीक है, उस समय सीजीआई जो है जस्टिस खन्ना नहीं थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। लेकिन उनमें जो 9 न्यायाधीशों की पीठ थी, उन 9 न्यायाधीशों की पीठ में से 2 लोगों ने इस बात पर सहमति जताई थी, मतलब असहमति जताई थी, माफ कीजिएगा, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी का नाम आता है। तो जो समाजवादी व्याख्या है, उस समाजवादी व्याख्या से असहमति जताई थी। तो इनका ये कहना था विष्णु शंकर जैन जी का कि मुझे भी उस निर्णय में भरोसा है और मुझे भरोसा है कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो मुद्दा है समाजवादी शब्द का, उस समाजवादी शब्द के मुद्दे को लेते हुए जो प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसको थोड़ा सा और व्याख्या करने के लिए कुछ अलग पीठ की डिमांड भी इन्होंने करी थी, वो डिमांड पूरी करी जाएगी। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, उन्होंने क्या कहा कि क्यों वो समाजवादी जो बातें हैं, जो समाजवादी शब्द जो है प्रियम्बल में जोड़ा गया, वो क्यों जोड़ा गया और उसे क्यों अनुपयुक्त माना जा रहा है इनके तरफ से, उसके लिए उन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया कि भाई जो संशोधन किए गए थे, संशोधन के द्वारा ही ये शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए। तो उन्होंने कहा कि संशोधन के द्वारा जोड़े गए वो ठीक है, लेकिन ये जो शब्द जोड़े गए ये बिना सुने पारित हुए हैं, यानी कि संविधान में संशोधन जो किया गया, आपको भी मालूम है कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में जब इमरजेंसी आया था, तो इमरजेंसी के दौरान जो है इसमें अमेंडमेंट किए गए थे और उसी अमेंडमेंट के द्वारा 2 शब्द जोड़े गए थे जिनके ऊपर हमने चर्चा करी थोड़ी देर पहले। तो वो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस समय जोड़े गए हैं उस समय एक जो संसद है वो चल नहीं रही है, अध्यादेश के द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो जो राज्य है, राज्य की बात उसमें सुनी नहीं गई है। तो उनका कहना है कि बिना सुने उसको पारित किया गया है। संशोधन ये वास्तविक रूप में इस तरीके के संशोधन ठीक नहीं है, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि चलिए मान भी लेते हैं कि संशोधन हुआ भी, तो ये संशोधन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रस्तावना में कट ऑफ डेट जो है वो दी हुई है। अब कट ऑफ डेट को लेकर के उनका क्या कहना है, आइए उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रस्तावना के ऊपर। जो पुरानी प्रस्तावना है, ये थोड़ा सा ब्लर है ज़रूर, लेकिन आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई भारत के लोग, यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए इन्हीं जगहों पर जो है आपको मालूम होगा कि आगे मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरा वाला पॉइंट भी दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर क्या जोड़ा गया है, यहां पर क्या जोड़ा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जबकि यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर रखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये मूल संविधान में इस तरीके से था, मूल संविधान में शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जबकि चेंज जब हुआ तो उसमें प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द यहां पर जोड़ दिए गए। तो यहां पर यही कहना है कि जब ये चीजें जोड़ी गई हैं तो उसमें कट ऑफ तिथि भी थी। तो कट ऑफ तिथि के ऊपर आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। कट ऑफ तिथि में क्या कहा गया, कहा गया दृढ़ संकल्प करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, और उसके बाद ईस्वी संवत लिखा हुआ है, विक्रमी संवत लिखा है, एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित जो है वो और आत्मसमर्पित जो है वो किया जा रहा है। तो भाई 26 नवंबर 1949 को एज अ कट ऑफ डेट इन्होंने यहाँ पर ली और कहा कि जब उसमें 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, देन अगेन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एंड एडिंग द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो ये एक इनका क्वेश्चन रहा इसमें। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर ये क्वेश्चंस हैं भी
तो आई रिक्वेस्ट टू कोर्ट कि इसके लिए विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए और एक बड़ी बेंच के द्वारा इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, यानी कि ये जो मुद्दा है संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष और क्या नाम है समाजवादी जो शब्द हैं उनको लेकर के यहाँ पर चैलेंज यही एक तरीके से किया गया। अब देखिए अश्विनी कुमार उपाध्याय जी जो हैं याचिका करता है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो ये अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष होने की, इससे इसको इसमें मतलब हमको कोई इसमें हम खिलाफ नहीं है कि ये अवधारणा गलत है, अवधारणा ठीक है। उनका कहना है कि इस तरीके से जिस तरीके से इसको शामिल किया गया है वही चीज़ यहाँ पर जिस प्रकार से इसको शामिल किया गया है वो तरीका अवैध है, वो तरीका ठीक नहीं है। सो इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं। तरीका ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि संशोधन करने में राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई है, राज्य के ऊपर इसको थोपा गया है। उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूशन में रहेगा तो ये संशोधन लोगों के ऊपर थोपा हुआ महसूस हो रहा है। अगर इसे लाना है तो सबके साथ जो है फिर से इसके ऊपर एक सुनवाई हो, चर्चा हो, और जो जोड़ना है जोड़ा जाए, हटाना है हटाया जाए, व्हाटएवर। हम मतलब ये बात ठीक है कि ना पंथ निरपेक्ष से हमें कोई ऐतराज है, ना ही हमें समाजवादी होने से कोई ऐतराज है, बट इसे जोड़े जाने के तरीके से हमें ऐतराज है। एक और याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो भी इसी तरीके की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि जब अमेंडमेंट लाया गया उसके बाद जब उसके बाद सत्ता में परिवर्तन आया, जनता पार्टी की भी सरकार आई, तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया है, समर्थन किया है। बट ऑल्दो 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसे स्वीकार किया गया और उसमें जो प्रस्तावना थी, क्योंकि 1949 में से स्वीकार कर लिया गया था, आपने अभी देखा, तो उस 1949 में स्वीकृत जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में क्या समाजवादी और पंथनिरपेक्ष का रूप प्रदर्शित नहीं है? और अगर प्रदर्शित है तो उसे अलग से एक पैराग्राफ में, अलग से एक शब्द में, पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऐड करे जाने की क्या आवश्यकता है अगर वो पहले से ही शामिल है? इनका इशारा इस बात पे था कि भाई बंधुत्व शब्द तो शामिल है, और बंधुत्व शब्द ऑलरेडी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि बंधुत्वता तो तभी होगी जब समाजवादिता और पंथनिरपेक्षता होगी। सो उन्होंने इस चीज में कहा कि भाई अगर समाजवादी और पंथनिरपेक्ष मूल रूप में अगर पहले से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल रूप है और उसमें जो मूल रूप में जो प्रस्तावना अगर उसमें पहले से शामिल है, अपनाया गया है उसे, तो फिर अब इसे अलग से एक पैराग्राफ के रूप में ऐड करने की क्या आवश्यकता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस और जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि याचिका अभी की नहीं है, इस तरीके की याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं वर्ष 2020 में, एंड नाउ इट इज 2024, ये 2024 चल रहा है, तो 2020 में जो है इस चीज को लाया गया है। अब हम यहां पे थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई जो संशोधन है वो किस तरीके का है। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और अन्य मुद्दों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या निर्णय आया उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कल यानी कि जब 25 नवंबर का दिन था, तब जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में आया, जिसके द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, इन्हीं शब्दों को शामिल करने को लेकर के याचिका जो है वो पेश करी गई है और चुनौती पेश करी गई है कि ये शब्द क्यों जोड़े गए हैं। इस पर ही याचिका है और इसी पर सुनवाई की गई है, और ये याचिका क्या कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। खारिज क्या किया गया है, याचिका को खारिज किया गया है। याचिका में क्या कहा गया है कि हम चैलेंज करते हैं कि ये शब्द ठीक तरीके से जोड़े नहीं गए हैं, अनुपयुक्त हैं और इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ अनुपयुक्त होने से कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अनुपयुक्त का मतलब ये नहीं है कि संविधान में नहीं होना चाहिए, अनुपयुक्त होने का मतलब ये कि संविधान में उसके प्रोविजंस पहले से हैं, तो दोबारा से उसको अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पे जो जस्टिस खन्ना है, न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस हैं हमारे देश के वर्तमान समय में, संजीव खन्ना जी, और उनके जो सहयोगी एक और जो पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार जी रहे, उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप उठा रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जो जस्टिस संजय कुमार जी, उनका ये कहना है कि भाई साहब अब आप इतने लंबे समय बाद इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं 2020 में? 2020 में अब आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? 1976 का मामला है, तकरीबन 40 साल से अधिक का हो गया, 44 साल के आसपास का मुद्दा होने जा रहा है। अब आप इसे क्यों उठा रहे हैं 44 साल बाद? और इसे उठाए जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई मतलब ऐसी विशेष चीज़ नहीं है, बिकॉज ऑफ
कि भैया संविधान को संशोधन करने की, संविधान संशोधन जो हुआ है, संविधान संशोधन जो हुआ है वो संसद के द्वारा किया गया है और संसद के पास में संविधान संशोधन की शक्ति है और शक्ति के अंतर्गत संसद के पास उस संविधान संशोधन में जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को भी संशोधन करने की शक्ति है। प्रस्तावना कोई विदेशी थोड़ी है या फिर संविधान के बाहर की चीज नहीं है, तो प्रस्तावना को संशोधन करने की भी शक्ति हमारे पास में है। तो इतने साल बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? यानी कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो ये रिट है, इस रिट में विस्तृत निर्णय की जो मांग करी गई है, उस मांग में जो तर्क होने चाहिए उन तर्कों में कोई मजबूती नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, उनका पूछना है कि भाई आप बताइए प्रस्तावना अपनाने की तिथि जो आप कट ऑफ की तिथि बता रहे हैं और संशोधन जो किया गया है, आप कह रहे हैं कि जब 1949 में इस चीज को वहां पर वर्णित किया गया तो 1949 के बाद उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह कहा कि संविधान ने 1949 में प्रस्तावना को अंगीकृत किया है और उसी के माध्यम से संविधान को अंगीकृत किया है, उसी रूप में मूल रूप में प्रस्तावना है, तो उसमें अब संशोधन नहीं हो सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि प्रस्तावना अपनाने की जो तिथि है उसके पश्चात हमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं करना था। उनकी व्याख्या इस प्रकार की थी। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि भाई साहब बताइए मुझे कि जो प्रस्तावना अपनाने की तिथि है उसमें आप जो कट ऑफ डेट बता रहे हैं कि तब तक ही संशोधन होना था, उसके बाद संशोधन नहीं होना चाहिए था, इसका कोई आपस में कोरिलेशन है? जबकि ऐसे केसेस पूर्व के निर्णय में, ऐसे निर्णय जो है पूर्व के केसेस में दिए जा चुके हैं जिसमें स्पष्ट है कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और जब संविधान का वो अंग है तो संविधान को अनुच्छेद 368 के तहत आवश्यकता अनुसार कभी भी संशोधित किया जा सकता है। तो कभी भी संशोधित होने की अवस्था में कट ऑफ तिथि की क्या वैल्यू है, यहाँ पर इस विषय पे क्यों तर्क किया जा रहा है, यह भी एक अतार्किक चीज है। इसके लिए भी हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब देखिए न्यायालय ने क्या चीजें कही हैं, जो यहाँ पर बातें कही गई थी उसको लेकर के न्यायालय ने क्या क्या बातें कही हैं उसके ऊपर आइए एक बार नजर डालते हैं। कह रहे प्रस्तावना के मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को। तो यहां पे पहली बात जो है धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्षता के ऊपर हो रही है। धर्मनिरपेक्ष को लेकर के मैंने एक केस स्टडी भी करी हुई है, आप चाहें तो उस केस स्टडी को भी पूरा देख सकते हैं। आपको पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता जो है उसमें भारत का कॉन्सेप्ट क्या है उसको पूर्णतः मैं आपको समझाने का प्रयास किया। 2-3 घंटे का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, लास्ट में मैं उसको लगवा भी दूंगा। तो धर्मनिरपेक्ष को लेकर के लोकाचार जो है वो दर्शाया जाता है प्रस्तावना के मूल सिद्धांत में, ये बात लिखी है। माने इसका ये है कि अगर आप देखें तो कुछ केसेस हैं जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ है, इन सब निर्णयों में बताया गया है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता जो है ये संविधान का, ये भारतीय जो संविधान है उस भारतीय संविधान का मूल हिस्सा है। ठीक है, भारतीय जो संविधान है इस संविधान का क्या है, संविधान का मूल हिस्सा है, आप इसे हटा नहीं सकते हैं। संविधान की बुनियादी आवश्यकता है, हम इसे कहेंगे कि बुनियादी आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है, आवश्यकता। इस तरीके की चीजें इन तरीके के केसेस में पहले भी व्याख्या में जो है वो प्रस्तुत की जा चुकी हैं, पहले ही रखी जा चुकी हैं। अब आइए एक बार जरा इन केसेस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहां पर बात की गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का ये मैटर है, 1973 का मैटर है। अगर इस केस के, ये केस तो इस मुद्दे पर नहीं आया था, वो संपत्ति से संबंधित केस था, लेकिन इसमें जो निर्णय आया वो इसके ऊपर है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया, न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का क्या है? संविधान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। इस बात को स्पष्ट रूप से यहां पे माना गया। और क्योंकि यह संविधान का हिस्सा है इसलिए इसमें संशोधन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का हिस्सा, और संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 से भारतीय संसद को है। भारतीय संसद इसमें किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।
एक ही शर्त है इस संशोधन की, और वो शर्त क्या है कि संशोधन जो है, संशोधन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित ना करे। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द को ऐड कर देने से भारतीय संविधान के मूल ढांचे पे कोई अंतर आया? तो जब अंतर नहीं आया तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये तर्क दिया गया है न्यायालय की तरफ से, यानी प्रस्तावना के मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता लोकाचार की बातों को दर्शाता है। लोकाचार बुनियादी आवश्यकताओं में आ जाता है, और ये चीज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी कही गई है, तो यहां से भी ये उचित नहीं समझ में आती। क्लियर है? यहां तक ये बात सबको क्लियर हो गई। अब ये तो केशवानंद भारती केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको इस तरीके की चीज 1973 में देखने को मिलेगी। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया था, इसमें अपने पूर्व के एक निर्णय को पलटा गया था। पूर्व का निर्णय 1960 का था, जो कि बेरूबारी वाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब बेरूबारी वाद में क्या चीज़ें कही गई थी उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बेरूबारी वाद में किस तरीके की चीज़ें रखी गई थी उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हम इन केसेस के ऊपर आएंगे वापस। ठीक है, हम इन केसेस के ऊपर वापस आएंगे, लेकिन बेरूबारी केस के ऊपर एक बार आइए चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब बेरूबारी केस जो है वो 1960 का है। कब का है? 1960 का है। बेरूबारी जो केस है वो कब का है भाई? 1960 का केस है। बेरूबारी केस में संविधान में प्रस्तावना से संबंधित जो है दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा भाई नहीं है, नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से भी आपके लिए यहां पर सामने लिख दे रहा हूं कि भाई संविधान का हिस्सा नहीं है, इसमें कहा गया है। किसमें? बेरूबारी केस में। और यह कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो जो संविधान निर्माता हुआ करते थे, संविधान निर्माता जो थे वो संविधान निर्माताओं के दिमाग की एक कुंजी है, दिमाग की कुंजी है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो किस संदर्भ में क्या सोचते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बनाया इसको, तो उस मुद्दे को समझने के लिए आप प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। यानी उस चाबी के रूप में है प्रस्तावना। आप उस चाबी को लगा करके ये समझ सकते हैं कि आप समझें कि जो संविधान है वो संविधान निर्माताओं ने क्या सोच के बनाया है। अब क्योंकि वो उनकी समझ को समझने के लिए ये प्रस्तावना है, मूल हिस्सा नहीं है, इसलिए संविधान में किसी भी अस्पष्टता की व्याख्या करने में भले ही प्रस्तावना की सहायता ली जाए, लेकिन प्रस्तावना प्रस्तावना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो जब ये निर्णय आया तो इस निर्णय के बाद में ये स्पष्ट है कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी केस को समझने के लिए प्रस्तावना की बातों को जाना जा सकता है। इसको सरल रूप में आप ऐसे समझें कि कोई किताब होती है, किताब में शुरुआत में जो प्रीफेस लिखा रहता है लेखक की कलम से या फिर कुछ इस तरीके से, हम उसे कभी भी पढ़ते नहीं हैं और ना ही हमारा उससे कोई क्वेश्चन कभी क्रिएट होता है। हम मेन जो टॉपिक इंडेक्स होता है हम उस पर पढ़ते हैं, किताब को उस पर पढ़ते हैं। तो मेन जो स्टडी वाली चीज़ है वो ये है, मेन जो प्रवर्तन वाली चीज़ है वो ये है। ये चीज़ कभी है नहीं, बट इनमें किन चीज़ों, इनको लिखते समय क्या चीज़ ध्यान में रखी गई है, वो चीज़ अगर आपको समझनी है तो आप उस बुक की कहाँ पे जाते हैं? प्रीफेस में जाते हैं। जैसे आप इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, इतिहास की किताब में जो कॉन्टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो कंटेंट लिखा हुआ है वो होगा हिस्ट्री का ही, लेकिन ये रिलेवेंसी इसकी पता करना हो कि ये क्लास 10 के लिए उपयुक्त है या क्लास 5 के लिए उपयुक्त है या फिर इसे ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना है या फिर उसे और अपर स्टडी के लिए पढ़ना है, तो वो लिखा होगा, उसके बारे में पता आपको यहाँ से चल जाएगा। इसमें लिखा रहता है ना, जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा रहेगा कि यह जो किताब है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अब उसमें जो टॉपिक दिए होंगे हो सकता है कि वो टॉपिक क्लास 10 में भी दिए हों, लेकिन स्टैंडर्ड में फ़र्क हो जाएगा।
वो फर्क आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर प्रस्तावना से। आप किताब खरीदने जाते हैं तो पूरी किताब थोड़ी पढ़ते हैं, प्रस्तावना, इंडेक्स, ये सब चीज़ों को देख करके ही किताब यहाँ खरीद लेते हैं। तो उसको अगर ये पेज यहाँ से हटा भी दिया जाए तो इसके बुक की इंपॉर्टेंस नहीं कम हो जाती है। बट अगर आपको ये समझना हो कि बुक किसके लिए रेफरेंसेबल है तो फिर आपको इसके लिए इस किताब को रखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको बेरोबारी केस में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई उसके ये जो केशवानंद भारती केस था, इसमें आप देखेंगे कि जो बेरुबारी जो विवाद है, बेरुबारी जो विवाद था, उसमें जो निर्णय लिया गया था, उसमें निर्णय को क्या किया गया, इस निर्णय को पलट दिया गया था, पलट दिया गया। और ये निर्णय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही लिया था 1960 में। 1973 में अपने ही इस निर्णय को यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर बदला गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ की बात कर लेते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि भाई एसआर बोम्मई भारत संघ में भी संविधान की पीठ ने निर्णय लेकर धर्मनिष्ठ संविधान की बुनियादी जो है आवश्यकता है। अब अगर ये भी बुनियादी आवश्यकता है तो हम एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। उसको भी हमें थोड़ा समझना होगा, उसको भी थोड़ा सा जानना होगा कि अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही बातें कही गई, कुछ अलग से। एसआर बोम्मई वाले केस में कुछ अलग से नहीं कहा गया है, मतलब प्रस्तावना में वही चीज़ें यहाँ पर भी रखी गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब जैसे उसको जो धर्मनिरपेक्षता है, उस धर्मनिरपेक्षता को अलग से कोई ये नहीं माना गया है, अलग से मतलब पहले से मूल संविधान में हमारे हिस्से में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को भी यहाँ पर कहा गया। 1994 का ये मामला है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भाई प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। इसे पुनः स्वीकार किया गया किसमें, एसआर बोम्मई। तो जब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तो इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो आप जो बोल रहे हैं कट ऑफ डेट वाली बात, वो यहां पे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ की बात करें, इसी प्रकार से अगर हम आरसी पौडियाल बनाम भारत संघ की भी बात करें तो यह भी उसी तरीके की बात करता है। इसमें भी यही कहा गया है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता अनिवार्य रूप से अगर देखा जाए तो सभी धर्मों के लिए समान है। किसी प्रकार से भेदभाव का व्यवहार करने वाली जो बातें हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र की प्रतिबद्धता है। ये सारी बातें जो हैं आपको इस निर्णय में आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई ये सब चीज़ें आपको पता चल गई कि इन सब कॉन्टेक्स्ट में धर्मनिरपेक्षता के बारे में न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समाजवाद को लेकर के न्यायालय ने क्या बातें कही हैं उसको भी समझ लेते हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि उन्होंने केस में बताया है कि समाजवाद का अर्थ क्या है, समाजवाद का अर्थ मीन क्या है समाजवाद का। कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समाजवाद की बात करें तो समाजवाद आर्थिक और सामाजिक न्याय इसको प्रदर्शित करता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भारत में समाजवाद का अर्थ आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है। यह सुनिश्चित करता है, राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस राज्य के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, नागरिक जो हैं, उनका आर्थिक उत्थान में कोई बाधा ना आए। यह सुनिश्चित करे कि भाई आर्थिक उत्थान जो है उसका हो रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार से। सामाजिक परिस्थितियां जो हैं उसके मतलब सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं, ये किसी भी व्यक्ति के उत्थान में, किसी व्यक्ति के उत्थान में बाधा ना हो, राज्य को इसका ध्यान रखना है। और जो जैसे जनरली आप जब समाजवाद पढ़ते हैं ना तो उसमें जो पूंजीवाद है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद, या निजी संपत्ति को इकट्ठे करने की बात जो है, या निजी संपत्ति को बढ़ाने की जो बात है, इसको खारिज करने जैसी चीज नहीं है। समाजवाद शब्द आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति निजी उद्यमशीलता को बढ़ा रहा है, निजी व्यापार को बढ़ा रहा है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी
उद्यमशीलता या फिर निजी व्यापार, इसको अगर कोई बढ़ाता है तो इस पर कोई प्रतिबंध है क्या? इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जितना अमीर बनना है, जितना निजी उद्यमशीलता को बढ़ाना है, जो कुछ करना है वो करो, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय भी मूल रूप से आवश्यक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी जो है, सब क्लॉज जी जो है, वो इस चीज को इंश्योर करता है। इसके तहत इसको एक मौलिक अधिकार माना गया है। ये मौलिक अधिकार है। क्या चीज मौलिक अधिकार है? ये प्रतिबंध नहीं लगेगा, यानी ये वो कर सकेगा। आजीविका, वृत्ति, ये सब स्वेच्छा से करने का अधिकार है। आर्टिकल 19(g) में यही तो कहा गया है। आजीविका, उपजीविका या वृत्ति को करने का पूर्णतः अधिकार है। अनुच्छेद 19 मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित जो है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात को ध्यान से समझें तो भाई समाजवाद जो है वो किसी भी तरीके से बैरियर नहीं है। और समाजवाद का भारत के अंदर संदर्भ यही है कि वो आर्थिक सामाजिक न्याय के अंतर्गत आए। इसमें उस तरीके के समाजवाद जिसमें निजीकरण को या फिर पूंजीवाद को बढ़ावा देने से रोका जाता है, वैसा नहीं है। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना के अभिन्न अंग हैं। अब 44 साल बाद आप इसके ऊपर याचिका लेकर के आते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। हम भारत के लोग बिना किसी संदेह को हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। प्रस्तावना में किए गए किसी प्रकार के प्रवर्धन को संसद के द्वारा लाया गया है, और उसमें जो भी प्रकार के परिवर्धन हैं, जो निर्वाचित गवर्नमेंट हैं, उनके द्वारा आगे के समय में इसको अपनाया गया। कानून उसके ऊपर कंटिन्यूएशन में रहे, प्रतिबंधित तो कभी किया नहीं गया। तो अब आप इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो ये है पूरा मुद्दा जो मैंने आपको बताया। अब जाते जाते हमको ये समझ लेना चाहिए, क्या ये देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या, और ये इसके जो प्रस्तावना की जो संरचना है, इसके ऊपर भी एक बार हमको दृष्टि जो है वो डाल लेनी चाहिए। तो प्रस्तावना क्या है, एक बार आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर हम आपको अंत में ले चलेंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ये प्रस्तावना में आपको मालूम है कि प्रस्तावना वास्तविक रूप में एक प्राकृतन या प्रलेख है। ये उसी तरीके से है जैसे किसी भी किताब में आप देखेंगे, कोई भी जो किताब होती है, किसी भी किताब में अगर आप देखेंगे तो किताब में कुछ प्रीफेस दिया जाता है, कुछ प्रस्तावना जो है वो शुरुआत में लिखी जाती है, प्रलेख लिखा जाता है, प्रीफेस लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो प्रस्तावना उसी तरीके से भारतीय संविधान के हिस्से में है, उसी तरीके से भारतीय संविधान के हिस्से में प्रस्तावना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है ये प्रस्तावना जो है इसका आदर्श जो है वो कब प्रस्तुत किया गया? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 22 जनवरी सन 1947। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी सन 1947 को इस संविधान सभा के द्वारा इसका जो मूल उद्देश्य है जवाहरलाल नेहरू की तरह जो प्रस्तुत किया गया था उसको अपनाया गया। प्रस्तावना के अनुसार अगर हम देखें तो जो संविधान है वो भारत को आत्मसमर्पित है, भारत के लोगों को आत्मसमर्पित है, और उसके अंदर सारी बातें जो हैं वो भारत के लोगों के द्वारा हैं, भारत के लोगों के लिए हैं। तो संशोधन भी भारत के लोगों के द्वारा ही हो रहा है, और उसको स्वीकार भी भारत के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। और इसको स्वीकार करने की जो तिथि है वो कौन सी है? वो 26 नवंबर 1949 की है। इसको स्वीकार करने की जो तिथि है वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949 की है। उस समय इसको अधिनियमित अंगीकृत किया गया है। संरचना में बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुता। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको देखेंगे कि भाई आगे के समय में अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो इसमें चेंजेस लाए गए, उन चेंजेस अगर आप देखें तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जिस समय जोड़े गए उसी समय एकता और अखंडता शब्द जो है भी जोड़ा गया। पहले राष्ट्र की एकता शब्द हुआ करता था, उसमें अखंडता शब्द भी एक्स्ट्रा जो है ऐड किया गया। ठीक है, गरिमा की बात करी गई, समता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात करी गई, न्याय की बात करी गई, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करी गई है। तो ये सारी बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ मूल तत्व हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। प्रस्तावना में संशोधन की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया
आपको मालूम ही है प्रस्तावना में जो संशोधन है, अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही ली है कि जो इसमें संशोधन है वो संशोधन आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखने को मिलता है। प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया और उसी संशोधन से सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं, जो कि सन 1976 में आई। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए। तो ये है आपका संविधान में संशोधन। चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि P2I लॉन्ग टर्म बैच जो है, अगर आप इसमें ऐड होना चाहते हैं, 30 नवंबर लास्ट डेट है। विरद लाइव कोड का जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और नवंबर के मॉर्निंग बैच में एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि ये बैच कल ही से शुरू हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा P2I फाउंडेशन बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं वर्ष 2026 के लिए, तो भी आप एनरोल करा सकते हैं विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। 28,999 मात्र जोड़ सकते हैं। 30 नवंबर इसमें भी एनरोल करने की अंतिम तिथि है। 25 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है। मॉर्निंग में 8 बजे का ये बैच है, ठीक है। और अगर 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, 2025 की तैयारी अगर आपने करी है, तो 2025 की तैयारी अगर आप सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं और प्रीलिम्स को देखना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आप SIP बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब इंक्लूडेड हैं। आपको सारी टेस्ट सीरीज में फ्री में मिलेंगी। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए सुबह 8 बजे के बैच के साथ इसमें तुरंत जुड़ जाइए। 5,999 मात्र आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको इस क्लास पूरी तरीके से समझ में आई होगी। इसका PDF पाना चाहते हैं तो ज़रूर आपको मिलेगा। इन क्वेश्चंस को मैंने जो शुरुआत में आपको दिखाया था, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और आप PDF जो है इस टेलीग्राम के से हमसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं विरद लाइव कोड के माध्यम से, ठीक है। तो आपका समय शुभ हो। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।